हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत ही यूनिक और बहुत स्पेशल होने वाला है। हम लेकर आए हैं दर्शिता बोडाना को। ये पिछले 20 सालों से एज अ साइकोथेरेपिस्ट काम कर रही हैं। ये लोगों को मदद करती हैं उनके इम्बैलेंस इमोशंस को समझने में एंड बिहेवियर को ठीक करने में। आई एम श्योर आपको आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है जिसको आज ये सुनने की ज़रूरत है, तो उन लोगों तक इसको शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में हम ऐसे और बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं जो ट्रूली आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगी। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी ज़रूर करके हमें बताना आपको ये पॉडकास्ट आज का कैसे लगा। थैंक यू। गुड इवनिंग दर्शिता, हाउ आर यू? I'm fine. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you so much. Thank you for calling me. सो मैम, हमारे व्यूअर्स को बताइए आपका क्या बैकग्राउंड है और किस तरीके से आप काम करते हैं। प्रशांत जी, मेरा नाम दर्शिता है अच्छा। और मैं बेसिकली साइकोथेरेपिस्ट हूँ। ओके। मेरा एजुकेशन वैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में रहा है। मैं क्लिनिकल रिसर्च में मैंने लगभग 10 साल काम किया हुआ है। ओके। फिर उसके बाद मैंने रूट कॉज पे, साइकोथेरेपी की रूट कॉज पे जो हीलिंग होती है तो उसके ऊपर काम करना चालू किया है। तो मैं पिछले 8 साल से साइकोथेरेपिस्ट एज ए साइकोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। ओके ओके। तो मैम, जब आप ये बोलते हैं कि रूट कॉज पे आपने काम करना शुरू किया है, थोड़ा उसके बारे में आप ब्रीफ करेंगे हमारे व्यूअर्स को। जैसे कभी भी कोई भी साइकोलॉजिकल जब इश्यू होता है तो उसका एक होता है इमीडिएट रीजन, मतलब सिम्टम्स आपको दिखते हैं बॉडी पे। करेक्ट। ठीक है, तो उस टाइम पे आप जाते हो साइकियाट्रिस्ट के पास। राइट। तो जो जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो या तो कोई केमिकल इम्बैलेंस हुआ है या कुछ चीजें ऐसी हुई है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो साइकोलॉजी, तो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, आपको रिलीफ चाहिए, तो आप जाओगे साइकियाट्रिस्ट के पास। ठीक है, लेकिन उसका साइकोथेरेपिस्ट का काम कहाँ पे आता है? वो केमिकल लेने के बाद आप उसको लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते, बिकॉज बेसिकली दे आर स्टेरॉइड्स। कुछ डिसएडवांटेजेस उसके होते हैं बॉडी में। हाँ, ऑब्वियसली हमको पता है कि एलोपैथी के मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक चीज में फायदा करती तो शायद 2 चीजों का उसका ड्रॉबैक आ जाता है। हाँ, ड्रॉबैक आता है, वो माइनर होते हैं। ओके। लेकिन अगर हमें पता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, उसका रूट कॉज क्या है, किस वजह से हुआ है, ठीक है, और हमें किस चीज के ऊपर काम करके वो चीज को हम चेंज कर सकते हैं अपने अंदर। बेसिकली हमको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमको लेना चाहिए साइकोथेरेपी। फिर हमारा रोल आता है, वहां से साइकोथेरेपिस्ट का रोल स्टार्ट होता है। हम लोग साइकियाट्रिस्ट के साथ में मिलके भी काम करते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, उसका मेडिसिन चल रहा है कोई भी चीज का, ठीक है, लेकिन साथ साथ में उसको रिलैक्सेशन के लिए या एक जो बेसिक जो होता है कामनेस के लिए या उस चीज के लिए उसकी सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट जो चाहिए होता है, तब वो हमारे पास आते हैं। वो कहाँ पे गलत है, कौन सी सोच उनको परेशान कर रही है, किस वजह से इनको फिजिकल सिम्टम्स आना चालू हो गए हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म और फास्ट रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी मेडिसिन की जरूरत भी नहीं होती है। जैसे बहुत बेसिक लेवल पे डिप्रेशन है, ठीक है, कोई इंसिडेंटल आपकी लाइफ में कुछ हो गया, ठीक है, जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक सपोर्ट चाहिए, एक लिसनर चाहिए, या तो कोई समझने वाला चाहिए, इसको कैसे नेविगेट करें ये एपिसोड को, उसके लिए अगर आपको कोई इंसान चाहिए, तब फिजियोथेरेपिस्ट का रोल तब स्टार्ट होता है। वो मेमोरी को आप कैसे प्रोसेस करें, अब वो प्रोसेस अलग अलग तरीके से होता है। तो इंडिविजुअल केस में हमें रूट कॉज पहले तो फाइंड करना पड़ता है। ओके। ये बहुत वास्ट एरिया है, आप जनरलाइज नहीं कर सकते कोई भी चीज को। जैसे किसी एक को एंजाइटी है तो सबको एंजाइटी के रीजन अलग अलग, मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला यहाँ पे नहीं चलता है। तो वो आपको पर्सनलाइज ही कराना पड़ता है। इंडिविजुअल केस का रूट कॉज इंडिविजुअल होता है, रीजन अलग होते हैं, तो उसके ऊपर फिर काम करते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, लेट्स से 2 अलग अलग पर्सन का दोनों को एंजाइटी है, तो आपने जो मुझे बताया उससे मैं ये समझ पाया हूँ कि दोनों का एंजाइटी की दवाई भी सेम नहीं दी जाएगी, अलग अलग दी जाएगी। हाँ, वो लेवल कितना है, क्योंकि जिसको कम एंजाइटी है उसका डोजेज भी जैसे साइकियाट्री में कम होता है ना। करेक्ट। और हमको अगर लगता है कि ये अभी शुरुआती है, जैसे अभी कुछ 1-2 महीने पहले हुआ है उसकी लाइफ में, और वो एंजाइटी लेवल में आ रहा है, वो एंजाइटी अडॉप्ट कर रहा है अपनी साइकोलॉजी में, उसको सिम्टम आने चालू हो गए हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। लेकिन उसका रीजन क्या है? बेसिकली एंजाइटी क्या होती है कि फियर ऑफ फ्यूचर,
फियर ऑफ द फ्यूचर या फियर ऑफ द अननोन? फियर ऑफ द अननोन मतलब फ्यूचर में कोई भी अननोन पॉसिबिलिटीज हो, कुछ भी करेक्ट हो, करेक्ट। उसका जो फियर होता है बेसिकली, फियर इज द रीजन ऑफ एंजाइटी। I mean the root cause of anxiety is fear. फियर एक्चुअली Okay. अब वो फियर फ्यूचर का कोई भी हो सकता है, हम्म। कोई डिसीज का हो गया, कोई इंसिडेंस का हो गया, कोई अबेंडमेंट इशू का हो गया, अलग अलग रीजन होते हैं। मतलब वो एक हमारा माइंड सिनेरियो बना लेता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। हाँ, ये हमारे प्री सपोजिशंस होते हैं जो हम सोच Okay. लेते हैं पहले से, वो हुआ नहीं है लेकिन वो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, और उस चीज को सोच सोच के हम डिप्रेस हो जाते हैं। हाँ, डिप्रेशन इज अनदर थिंग, ओके anxiety is another thing. ओके Anxiety comes from the fear of future and Okay. depression is the result of past experiences. ओके अगर मैं मेरी लाइफ में कोई चीज लॉस्ट हो गई है, इफ आई एम डीलिंग विथ डेथ ऑफ नियर वन, ठीक है, तो वो डिप्रेशन लाएगा। लेकिन अगर मैं ये सोच सोच के कोई बीमार है घर में और उसकी डेथ हो जाएगी तो ये हुआ नहीं है, तो वो मेरे अंदर एंजाइटी क्रिएट करेगा। ओके, सो डिप्रेशन इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट कि वो एक्चुअल में वो चीज हो चुकी है। यस, एंड वो एपिसोड से आप डिप्रेस हो गए। यस। एंजाइटी आपका माइंड एक सिनेरियो बना लेता है कि व्हाट इफ अगर ऐसा हुआ, यस, तो एक फ्यूचर सिनेरियो को लेकर आपका माइंड जो है वो एंजाइटी में चले जाता है। यस, यस। बेसिकली हम अपने आप को प्रेजेंट में नहीं रख पाते, रियल सिचुएशन में नहीं रख पाते। ओके, जो पीछे हो गया है उसको छोड़ना है लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, वो इमोशन को हम गिव अप नहीं कर सकते। तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि हम वो चीज को बदल नहीं सकते, वो रियलिटी हो गई हमारी, राइट? करेक्ट। एंजाइटी क्या होता है, कभी हमें पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस छोटा सा हो गया, या फिर हमारे जो नजदीक के लोग हैं या हमारे आसपास के लोग हैं उसके साथ कुछ हो गया, फिर वो हम ना अडॉप्ट कर लेते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा तो, है ना? तो अभी वो हुआ नहीं है लेकिन हम उसको दिमाग में ला रहे हैं कि ये भी हो सकता है, देखो ये हो गया, अब ये हो सकता है। करेक्ट। उसकी वजह से क्या होता है कि वो फियर क्रिएट होता है। तो मतलब एक वो आपके माइंड ने प्रोजेक्शन कर दिया पास्ट एक्सपीरियंस को उठा के। मैंने देखा कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि उनमें डिप्रेशन एंजाइटी दोनों साथ साथ है, ना ही वो पास्ट को पूरी तरह छोड़ पा रहे हैं और एक अननोन फियर की वजह से ना कभी अपने फ्यूचर में प्रॉपर्ली वो जी पा रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रशांत जी, ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे हम जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक एपिसोड ऐसा होगा या कोई एक एक्सपीरियंस ऐसा होगा, ठीक है? तो जब भी हम मेंटल कंट्रोल लूज करते हैं ना, जब भी, तो कभी कभी हम वो स्विंग होते रहते हैं। कभी कभी हम पास्ट में चले जाते हैं, इन स्पैन ऑफ मिनट हम लोग चले जाते हैं फ्यूचर में, तब वो चीजें मिक्सअप हो जाती है, तब वो डिप्रेशन भी होता है, एंजाइटी भी होती है। लेकिन वो दोनों चीजें ना एक साथ हो, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। अगर कोई भी पेशेंट डिप्रेसिव है तो ज्यादातर वो डिप्रेसिव होगा, लेकिन एंजाइटी में वो कम होगा, उसके सिम्टम एंजाइटी के कम होंगे, डिप्रेसिव ज्यादा होंगे। वो बेसिकली ना बहुत ही मतलब पेसिमिस्टिक होगा, मतलब मैं जैसे हारा हुआ हो, अब लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, नेगेटिव सेल्फ टॉक होगा। हाँ, ये सारे ना डिप्रेशन के सिम्टम है। ओके, ठीक है। और एंजाइटी में क्या होता है, जो हुआ नहीं है पर उसका फियर है, तो उसको हम होप दे के ठीक कर सकते हैं। और जो पास्ट का जो है उसको हम इरेज करके, उसकी मेमोरी से इरेज करके, उसको एक्सेप्टेंस मोड में लाके कि दिस इज लाइफ, ये तो होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दिस इज नॉर्मल। ओके मैम, इसमें मेडिसिन का कितना रोल होता है? मेडिसिन ले सकते हैं जब हमको बहुत ज्यादा जरूरत हो। जैसे अगर आप देखिए, थेरेपी है ना, एकदम से काम नहीं करेगी। ऐसा है कि आप फर्स्ट कंसल्टेशन लिया और फिर वो ठीक हो गया, ऐसा कभी नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है। लेकिन अगर आप बहुत देर से आए हो या आपको पता ही नहीं है, ज़्यादातर यही होता है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आप एक्सट्रीम हो गया तब जब जा रहे हो साइकियाट्रिस्ट के पास, तो वो मेडिसिन देंगे ऑब्वियसली, ठीक है? तब आप मेडिसिन लेके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे एंजाइटी अगर बहुत ज्यादा लेवल पे होगी तो वो ही पैनिक अटैक है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंजाइटी इज पैनिक अटैक्स, ठीक है? अब उसमें तो फिजिकल सिम्टम आ गए, एंजाइटी में भी फिजिकल सिम्टम आते हैं, जैसे कि हाथ पैर में पसीना हो जाना, पैर लूज हो जाना, ड्रेनिंग फील होना, हार्ट बीट्स रेगुलेट होना, यस, कॉन्स्टिपेशन इवन होता है, एसिडिटी होती है, ये सारे एंजाइटी में ये चीजें होती है, ठीक है? तो जो ये हो गया फिजिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब आप फील कर सकते हो वो चीज आपके अंदर, ठीक है? बॉडी फील कर सकती है आपका। तो जब ये चीज हो जाए ना, तो आपको एक इमीडिएट हेल्प चाहिए होता है, तब मेडिसिन लेना सही है क्योंकि आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए। लेकिन अब अवेयर है और साथ साथ में उसके रूट कॉज के ऊपर जब काम करना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसको ठीक करना चाहते हैं, मैं पूरी लाइफ मेडिसिन नहीं ले सकता या नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे उसके साइड इफेक्ट भी पता है, करेक्ट। फिर आप जाते हो साइकोथेरेपिस्ट के पास।
तो मेडिसिन ऐसे केस में लेनी चाहिए जहाँ पे जरूरत हो। अगर विदाउट मेडिसिन आप अपने आप को एक अपना रियलाइजेशन या अपना सेल्फ कंट्रोल वो करके अंडरस्टैंडिंग लेवल एक डेवलप करके आप अपने आप को अगर कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आप खुद नहीं कर सकते, आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है, प्रॉपर एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए। यस। और सोसाइटी में जनरली क्या होता है कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो इतना अवेयरनेस भी नहीं है और इतना हेल्प भी नहीं मिलता है हमको हमारे सर्कल में। शायद आपको कोई समझेगा नहीं समझेगा, तो हम भी कभी कभी ओपन अप नहीं होते हैं। मुझे लगता है अभी भी आज भी व्हेन वी स्पीक ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट इंडियन सोसाइटी में तो लोग उसको टैबू मानते हैं। Yes, लोगों yes. को लगता है कहीं इसका दिमाग हिला हुआ है, हाँ, या फिर ये पागल मतलब तो ये नहीं पागल है, इसका हाँ, mental एक imbalance नेगेटिव है। इमेज उस चीज के साथ जोड़ दी है। बट Yes. लोग ये नहीं समझते कि अगर पेट दर्द, जैसे किसी को पेट दर्द होता है, दैट इज आल्सो वेरी नॉर्मल। सेम वे में माइंड के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। अगर आप इस स्टेट में जा रहे हैं, दिस इज आल्सो वेरी नॉर्मल थिंग, राइट? और इसको सुधारा जा सकता है। यस, देखिए ऐसा नहीं है कि साइकोथेरेपिस्ट आपको सिर्फ एक्सट्रीम चीजों में, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो जो हमने बड़े बड़े आजकल नाम सुनते हैं हर जगह पे, इंस्टा पे, ये वो, तो ये जरूरी नहीं कि आप साइकोथेरेपिस्ट के पास तभी जाओ। करेक्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अभी मुझे कोई भी, मेरा ब्रेकअप हुआ, समझिए किसी का ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद मुझे पता है कि मैं वो फेज में जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे पता है कि ये मेरे लिए लेना डिफिकल्ट है मेरे ऊपर और मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ, तब भी आप आ सकते हो, क्योंकि आप वो चीज को ना प्रिवेंट कर सकते हो। ओके, बट मुझे लगता है ज्यादातर लोग उस स्टेट में आके उन चीजों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो हाउ लाइक ये कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए? बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर आप मेडिसिन पे चले जाओगे, आपको क्लिनिकल हेल्प चाहिए, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप अपने आप को बताओ। अगर आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें आप कुछ ज्यादातर ड्रास्टिक चेंज कर रहे हो, जैसे भूख नहीं लगती है, मेरी लाइफ में अभी अभी कुछ हुआ है, मुझे भूख लगना बहुत कम हो गया है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे कंटिन्यूअस वो स्लीप 8 घंटा में नहीं सो सकती, है ना। अपने आप को मतलब कॉन्शियस रहो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर आपको कुछ वियर्ड, कुछ अजीब, कुछ अलग लगे या कुछ अनयूजुअल लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आई नीड हेल्प, देयर इज सम इम्बैलेंस दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। यस, और बेसिक ह्यूमन नीड होती है कि आई वांट टू एक्सप्रेस, आई वांट टू रिलीज, ठीक है। सबका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, होता है तो हम एक फियर के साथ कि भी वही पता चल जाएगा, किसी को बता देगा, रीच कर देगा, ये वो, है ना। तो सबके साथ में वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। अगर सपोर्ट सिस्टम है तो आप लकी हो, लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है या आप इंट्रोवर्ट हो तो ज्यादातर चांसेस है कि आप वो रिलीज नहीं करोगे वो इमोशन को कहीं पे भी, फिर वो जाएगा आपके इंटरनल सबकॉन्शियस में, आपके इंटरनल सप्रेस आपने उसको कर दिया, क्योंकि आपने उसको दबा दिया। अब वो कभी ना कभी तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब ये जरूरी नहीं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, कभी कभी ये एंजाइटी, डिप्रेशन वो सब नहीं होता है, कभी कभी इससे भी ज्यादा, जैसे बैक पेन होता है। तो बैक पेन वही होता है जिसको लगता है कि सब बर्डन मेरे ऊपर ही है, मैं ही सब कुछ करती हूँ, सब मेरे ऊपर थोप दिया गया है। अच्छा, तो ये साइकोलॉजी की वजह से भी बैक पेन्स होते हैं ज्यादातर। तो इफ समवन इज फीलिंग कि मेरे पे बहुत ज्यादा बर्डन है या सब मुझे खुद से ही करना पड़ता है, तो उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो हमारी बॉडी में होगी दैट वुड बी बैक पेन। यस, बैक पेन एंड ऑल्सो शोल्डर पेन, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर हो गया, स्टिफनेस हो गया। वो किस वजह से होता है? वही सेम, मेरी जिम्मेदारी है नहीं है लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है। अगर ये आपने कॉन्स्टेंटली अगर आप ये आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, तो आप कहीं ना साइकोलॉजिकली बर्डन फील कर रहे हो, लेकिन आपको बाहर नहीं दिखा सकते कि भाई देखो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, आप किसी के लिए आइडल हो, भाई मैं वीक हो गया तो मेरी फैमिली क्या करेगी। जब ये सारी चीजें आती है ना, तो हम लोग वो एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं कभी कभी, जानते हुए भी, ठीक है। उस टाइम पे वो चीजें ना फिजिकली मैनिफेस्ट होती है, आज नहीं होगी, 5 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी, लेकिन अगर सप्रेशन हुआ है 100%, तो जब आप वही फेज में हो और आप एक वे ढूंढ लो, द वे ऑफ रिलीज, ठीक है, या किसी से बात कर लो या उससे उभरने के लिए किसी की हेल्प ले लो, तो आपके लिए वो चीजें ना आसान हो जाएगी, आपको वो डिसीज नहीं होगा जो उससे होने वाला है। सो व्हेन व्यूअर, मतलब आपने काफी वजन डाला इस चीज पे कि वे ऑफ रिलीजिंग। यस, मैंने अभी तक जितनी आपकी बात सुनी, यू आर सेइंग कि भाई चीजों को रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो रिलीज करने के क्या क्या तरीके हैं? फॉर एग्जांपल, कोई अगर ऐसा पर्सन है, वो कोई भी ऐसी बात है जिसको वो फैमिली में शेयर नहीं कर पा रहा बिकॉज मॉम डैड है, उनसे शर्म होती, बाउंड्री होती है, जनरेशन गैप भी होता है, और मॉम डैड है तो एक बाउंड्री भी हो जाती है वहाँ पर। अगर वो पर्सन बाहर भी किसी पर्सन को नहीं बता पा रहे हैं, सो उसके लिए क्या एक हमारे पास, हम अपने व्यूअर को बता सकते हैं वो कैसे उस चीज को रिलीज करेगा?
ओके, तो उसके लिए बेसिकली 2 चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से बात कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, तो आप बात कर लो। लाइक बेस्ट फ्रेंड, लाइक बेस्ट फ्रेंड, कजिन, सबके अलग अलग मतलब होता है। लेट्स से किसी का बेस्ट फ्रेंड कजिन कोई नहीं है, वो बहुत ज्यादा बात नहीं करता लोगों से, उसको अकेले रहना पसंद है, उसकी पर्सनैलिटी इस तरीके से है, तो उस पर्सन के पास क्या वे, हम नहीं चाहेंगे कि वो उस चीज को सप्रेस कर दे और उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो, तो व्हाट इज द वे टू रिलीज? देखिए, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो 5 सेंसेस होती है ना, उससे हम लोग प्रोसेस करते हैं सारी अपनी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। किसी को चाहिए कि मैं बोल के बताऊं, वैसे लोगों को आना चाहिए साइकोथेरेपिस्ट के पास, ठीक है। अब किसी का जो है वो काइनेस्थेटिक बहुत एक्टिव है, मतलब वो स्ट्रांग भी है, काइनेस्थेटिक एक्टिव है, वो थोड़ा मतलब फेमिनाइन एनर्जी, मतलब थोड़ा सा इमोशनल भी है। काइनेस्थेटिक का क्या मतलब? काइनेस्थेटिक का मतलब होता है जब हमारे इमोशंस जो है वो हमारे सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस के साथ, मतलब जो भी लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है जो सबकॉन्शियस में है, वो इमोशन के साथ अटैच हो गए, ठीक है। जैसे मेरी लाइफ में कुछ हुआ है, अब एक चीज हो सकती है मैं उससे रिलेटेड हूँ, एक चीज हो सकती है वो मैं उससे रिलेटेड नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर मैं रिलेटेड हूँ तो वो मुझे ज्यादा अफेक्ट करेगा, मैंने जोड़ दिया उसको अपने साथ जोड़ दिया, दैट इज काइनेस्थेटिक, ओके, ठीक है। तो हमको जब भी प्रोसेस करना है ना, कोई भी हमारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस करना है, तो काइनेस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि अगर जैसे हमने सुना होगा ना, दिल से कोई चीज करो तो बहुत जल्दी वो आपको मिल जाती है, ऐसा आपने सुना होगा, ये कायनात पूरी आपको मिलाने की कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसका मेन ये है रीजन कि आप वो चीज में ना आपका माइंड बॉडी सोल सब लगा देते हैं, ठीक है। आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका सोल तीनों अलाइनमेंट में आ गया और सारी एनर्जी को आपने वहां डाली, वहां एनर्जी डाली। तो अब आप अवेयर हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे किसी की हेल्प भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना है साइकोथेरेपिस्ट के पास, ठीक है। तो आप एक कर सकते हो जर्नलिंग, जैसे डायरी लिखते हैं लोग, मेरे सारे इमोशन मैंने लिख दिए, आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या फील किया, हाँ, जैसे अभी मेरे साथ कुछ हुआ, अब जब मैं वो चीज लिखूंगी, ठीक है, तो मेरा बॉडी रिएक्ट करेगा। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखते लिखते मैं रोऊंगी, मुझे एंजाइटी होगी, मेरा अलग अलग बॉडी रिएक्शन सबके अलग होते हैं, जैसे शिवरिंग भी होती है, बिकॉज़ दिस इज अ फॉर्म ऑफ आई एम एक्सप्रेसिंग माय सेल्फ, रिलीज। तो बॉडी के, सबकी बॉडी के रिलीज करने के तरीके भी अलग होते हैं, ठीक है। तो कोई रो के रिलीज करता है, जब जैसे फियर होता है तो मोस्टली शिवरिंग होता है, ठीक है, या तो गट क्रंचिंग होता है, करेक्ट। तो जब आप रिलीज करते हो, जर्नलिंग करते हो, लिखते हो डायरी में, उस टाइम पे भी वो सेम चीज होती है, तो उसको प्रोसेस से डरना नहीं है, वो प्रोसेस होने देनी है। आप लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। अगर आपको डर है कोई पढ़ लेगा, तो लिखने के बाद उसको जला दो, ठीक है। तो आप सेफ भी हो, आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन हो गई, आप रिलीज भी हो गए। अब एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप जर्नलिंग नहीं कर सकते, तो बहुत बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन करो। अगर आप मेडिटेशन करते हो, कैसा वाला मेडिटेशन, जो सो कॉल्ड अभी मेडिटेशन बोलते हैं वैसा नहीं, अपने अंदर देखो, एक्चुअली में अपने अंदर देखना। कैसे देखना है? अब जैसे माइंड में कोई स्विच तो है नहीं कि आप बंद कर दो, ठीक है, आप बंद नहीं कर सकते कि मैं अभी सोचूं नहीं मुझे थॉट नहीं चाहिए मैं बंद कर दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। करेक्ट। हमको ना माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसका बहुत इजी तरीका ये है कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो ना, तो अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस करो। जैसे अगर मेरी आंखें बंद है, मैं रिलैक्सेशन मोड में हूँ, तो अगर मैंने ब्रीथ के ऊपर फोकस किया कि मेरी ब्रीथ कहाँ से आ रही है, इसका एक ना पॉइंट होता है जहाँ से ब्रीथ रिलीज होती है, मतलब क्रिएट होती है। So is it outside my body or inside my body? Inside body, obviously। प्राण कहाँ से आते हैं? अंदर से आ रहे हैं, अंदर से बाहर से। हाँ, तो ब्रीदिंग अंदर से होती है, तो आपको कहाँ से आ रही है? बेसिकली आनी चाहिए तो नेवल एरिया से, ठीक है, अंदर से, डीप बेली ब्रीथिंग जिसे बोलते हैं। यस यस यस, आइडियल ब्रीथिंग वही है, ओके, ठीक है। लेकिन एंजाइटी वाला अगर कोई पेशेंट होगा तो यहाँ से गले से ही मतलब फास्ट ब्रीदिंग करेगा। एंजाइटी कैसे पता चलती है? कंपल्सिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको उसको काम करना है, तो कैसे करोगे? वो ऐसे स्विच बंद नहीं कर सकता कि फियर अपना दूर कर दे, तो उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब हम कराते हैं सबसे पहले, तो ब्रीथ करते करते ना उसका ध्यान पूरा ब्रीदिंग के ऊपर चला जाता है, तो थॉट ऑटोमेटिक बंद होते हैं। तो वो जो चल रहा है उसे डिसएसोसिएट हो जाता है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। फिर वो क्या करेगा, जैसे जैसे वो चीज अंदर शांत होगी, उसका बॉडी पहले तो शांत होगा, माइंड शांत होगा। आई थिंक इट एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, डीप ब्रीथिंग, ठीक है। फिर वो एक मोड पे आ जाएगा, अब वो रिलैक्स्ड है, अब वो रिलैक्स है। और जब इंसान रिलैक्स होता है, जब उसको बाहर के थॉट नहीं आते, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर झांकेगा। अब अंदर क्या है?
सबकॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियसली हमने पुश करके पीछे धकेल दिया जिसको। जैसे मुझे ये फीलिंग अच्छी नहीं लग रही है, मुझे डरना अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द फीलिंग ऑफ अबंडमेंट और लॉस। तो मैंने क्या किया, मैंने टीवी देखना चालू कर दिया, मैंने कुछ एक्टिविटी चालू कर दी। हम ये चीज करते हैं ना कि नहीं मुझे तो नहीं सोचना है यार, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, चलो मैं मूवी देखती हूँ, ठीक है। वो चीज नहीं करनी है। अगर तो हम मेडिटेशन करके वो एक्सपीरियंसेस याद करेंगे, मुझे कहाँ पे बुरा लगा, कैसे ब्रेकअप हुआ, क्या हुआ, ऑब्वियसली आपको रोना आएगा। अच्छा, ये ब्रीदिंग वाला प्रोसेस करोगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिक माइंड अपना इतना पावरफुल है ना, जो चीजें हमने दबा के रखी है ना पीछे, वो ही पुश करेगा। वो पुश करेगा तो वो चीजें याद आएगी, फिर आपको वही सेम चीज जो जर्नलिंग में होती है, रोना, शिवरिंग, पेन, सब कुछ हो सकता है। इवन बॉडी पेन होते हैं, लोकल पेन होते हैं मेडिटेशन में, तो उससे डरना नहीं है। उसको कंटिन्यू करना है। तो एक फेज आएगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 1 हफ्ता होगा, 1 महीना होगा। उसके बाद ना जब रिलीज हो जाएगी ना चीजें, अपने आप माइंड जो है वो काम हो जाता है। वो कामनेस जरूरी है। ओके, तो डीप बेली ब्रीदिंग इज द सेकंड वे। यस। और डीप बेली ब्रीदिंग करते करते थोड़ा सा मेडिटेशन भी साथ में कर ले, तो हाँ। मतलब एक कामनेस आप होके बैठ जाए। एंड देन यू सेड कि उन चीजों को याद करें। याद मतलब पुश करके नहीं करना है, थोड़ा सा उसका ध्यान फोकस मान लीजिए कि हाँ नो ये दिस इंसिडेंट हैपेंड इन द पास्ट। अवॉइड नहीं करना है उसको, इनवाइट भी नहीं करना है। देखो, इनवाइट नहीं करना है, बेसिकली तो हमको उससे बाहर निकलना है, तो इनवाइट नहीं करना है और धकेलना भी नहीं, ना पास बुलाना ना धकेलना। बेसिकली हमको ना सबकॉन्शियस एक्टिव करना है। ओके। सबकॉन्शियस, अब कभी कभी ना आपको पता भी नहीं होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। डिप्रेशन के पेशेंट मोस्टली ना ऐसे ही होते हैं, उनको नहीं पता है मुझे क्यों डिप्रेशन है, रीजन नहीं पता है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। तब आपको ना छोड़ देना है, सिर्फ आपको प्रोसेस करना है, जो होगा वो अपने आप आता है। अपना माइंड इतना पावरफुल है ना, ये चीजें ऑटोमेटिक होती है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने कुछ करा तो आपने क्या किया, कॉन्शियस माइंड एक्टिव किया, उससे तो आप कर चुके हो, उससे तो एफर्ट डालने कोई फायदा होगा नहीं। करेक्ट। बेसिकली आपको क्या करना है, जो अंदर है, जो सबकॉन्शियस में है, जिसका परसेंटेज ज्यादा है। कॉन्शियस माइंड बहुत कम एरिया कवर करता है ना, सबकॉन्शियस ज्यादा है, तो ओवर पावर तो वही करेगा। करेक्ट। आपके कोई भी एक्शन को कंट्रोल आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। आपको सुबह उठ के ढूंढना नहीं पड़ता कि मेरा ब्रश कहाँ है, मेरे घर में वॉशरूम कहाँ है, आंखें बंद करके आप जा सकते हो। करेक्ट। ये क्यों होता है, क्योंकि वो रोज हो रहा है, वो कॉन्शियसली रोज हो रहा है। तो हमारा सबकॉन्शियस वहां पे ऑटोमेटिक गया है, वो फीड हो गया। हाँ, तो जैसे अभी सबकॉन्शियस अगर वो एक्सपीरियंस से निकल नहीं रहा है, तो कॉन्शियसली अफोर्ड जैसे करना है, जर्नलिंग करना है, हेल्प करना है, या किसी से बात करके रिलीज करना है, साइकोथेरेपिस्ट या किसी से भी, है ना। और फिर मेडिटेशन करिए, ये बहुत इजी वे है इस चीज से निकलने के। So journaling is one way. Yes. Second one is meditation and Yes. deep breathing. Yes. ठीक है। ये आप जो खुद अपने आप कर सकते हो। कभी कभी कैसा होता है कि अगर हम बहुत ही ज्यादा डीप वुंडिंग में है, मान लो मुझे उठने का भी मन नहीं कर रहा, तब एटलीस्ट उठ के साइकोथेरेपिस्ट के पास जाओ। ओके। एटलीस्ट अगर जर्नलिंग भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट एक कॉल करो कि आई नीड हेल्प। ठीक है, अभी तो गवर्नमेंट में भी ये साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए कितने हेल्पलाइन वगैरह वो डाले हैं, वहां पे रीच आउट करो। तो मैम एक डिप्रेशन में स्टेट ऑफ माइंड इंसान का ऐसे ही हो जाता है कि मतलब उसकी बॉडी एकदम गिव अप कर देती है कि कुछ करना ही नहीं है। बॉडी से ज्यादा माइंड गिव अप कर देता है। उसकी कैपेबिलिटी है, फिजिकल कैपेबिलिटी है, लेकिन उसको लगता है कि ये सब करने का मतलब क्या है। Okay. ये करूंगा तो भी उसका कोई मतलब क्या है, मुझे हर एक चीज अपना मीनिंग लूज कर देती है। हाँ, अंदर से अच्छा ही नहीं लगता है। जो चीज का उससे बहुत ज्यादा पैशन हो, वो चीज को भी वो अवॉइड करने लगता है। ओके। हाँ। ओके, मतलब उसके लिए सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है। मीनिंगलेस हो जाता है। ये करने का क्या मतलब, अल्टीमेटली तो यही होना है। मुझे तो शांति तो वैसे भी नहीं मिल रही है। करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। मैम इसके सिवा और क्या कर सकते हैं घर पे जो डिप्रेशन से एंजाइटी में हमें हेल्प आउट करे? देखिए, उसकी भी लिमिटेशन है। आप खुद अपना इलाज कभी भी नहीं कर सकते हो। अगर आपका वुंडिंग ज्यादा है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। बेसिक चीजें आप कर सकते हो, आप बहुत बेसिक लेवल पे हो और आप अवेयर हो कि मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन 80% केस में ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है ज्यादा लोगों को तो अवेयरनेस भी नहीं होती। उनके लिए ये सब चीजें भी नॉर्मल होती है कि हाँ, जैसे ये तो अगर हाइपर चाइल्ड है, ठीक है, अगर मदर हमारे पास आती है और बोलती है कि ये चीजें हमको सिम्टम्स लगते हैं कि हाइपर ADHD है वो चाइल्ड में, लेकिन मदर एक्सेप्ट करती है। कभी कभी फादर वो ईगो इश्यू आ जाता है कि क्यों जाना है भाई साइकियाट्रिस्ट के पास, पागल थोड़ी है मेरा बेटा।
तो वो ये taboo आ कोई जाता है। डिसीज, हाँ ये कोई डिसीज नहीं है, वो उसकी एनर्जी हाइपर है, उसको चैनलाइज करने के लिए जाना है। आप कहाँ चैनलाइज करोगे? करेक्ट। वो चीज को समझने के लिए जाना है, क्योंकि आप एज अ पेरेंट देखो, पेरेंट ऐसा नहीं है कि हम एक्सपीरियंस जैसे होता है वैसे सीखते हैं, है ना, कोई बॉर्न पेरेंट ऐसा कुछ कोई टर्म नहीं है, ठीक है। करेक्ट। मुझे नहीं पता मेरे बेटे को मुझे कैसे रेज करना है, वो एक अलग इंसान है, ठीक है। तो उसको मुझे कैसे अच्छे वे में उसको डाइवर्ट करना है। अगर Correct. एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना मुझे नहीं समझ में आता है। करेक्ट। जैसे कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं तो हम बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में डालो, Yes. घर में इधर उधर करते रहते हैं, इससे अच्छा है वो फिजिकल एक्टिविटी में डालो। Correct. आप डाल देते हो ड्राइंग क्लास में, अब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो ड्राइंग क्लास वो में मैच जाके ही क्या नहीं करेगा, करेगा? वो एनर्जी एक्टिविटी मैच ही नहीं कर रहा फिर है। पेरेंट बोलते हैं कि हमने पूरा दिन ये उसका शेड्यूल बना के रखा है, पर फिर भी वो शांत नहीं बैठता। उसकी एनर्जी आपसे कहीं ज्यादा है, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। करेक्ट। उसको फिजिकली पहले वो चीज में डालो। करेक्ट। ज्यादातर मेल चाइल्ड जो होते हैं ना, उनको फिजिकल एक्टिविटी में होना ही चाहिए, हम तो ये रेकमेंड करते हैं, ठीक है। Correct. अगर गर्ल है तो उसको डांस या ये वो फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली, करेक्ट। ये बहुत जरूरी है। फिर अब उसको ड्राइंग, अलोहा, पता नहीं क्या क्या, मतलब ये सारी चीजें होती है ना, अलोहा तो ब्रांड हो गई, इसको कट करना, कोई बात ठीक है। नहीं। तो मतलब अबाकस या ये सब करने जब चले जाते हैं तो वो कराओ, वो गलत नहीं है, लेकिन एक चीज ऐसी रखो कि जिसका फिजिकल एक्टिविटी उसकी हो, वो थके, उसका फिजिकल बॉडी थके, वो एनर्जी ताकि उसकी वो जो चैनलाइज एनर्जी वो जनरेट हो रही है उसका हाँ, यूसेज एक तरह से हो। एनर्जी बहुत है, अब वो सोच रहे हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। फिर आप उसको ड्राइंग दो, उसको कुछ नहीं हो, उसको बॉल दो, वो लात मारेगा तब वो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो उसको अच्छा लगेगा। सो दिस इज अगेन अ वे ऑफ रिलीजिंग। यस, एंगेजिंग इन अ फिजिकल एक्टिविटी इज अ वे ऑफ रिलीजिंग। वे ऑफ रिलीजिंग, ओके। ये ह्यूमन नीड है। ओके। तो मैम, रिलेशनशिप इश्यूज जो आजकल होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो गया, किसी का डिवोर्स हो गया, तो उस सिचुएशन में हम इसको कैसे डील कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं वो अलग अलग फेज के होते हैं। ओके। जैसे कोई रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप नहीं हुआ है, पर कुछ बिहेवियर पैटर्न्स सामने वाले पार्टनर का है, उसकी वजह से कंफ्यूज है, या तो इनिशिएशन ऑफ रिलेशनशिप, मतलब मैंने शुरुआत तो कर दी पर अब मुझे ये इंसान गड़बड़ लग रहा है, एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि मैंने गिव अप कर दिया है, अब मैं नहीं सर्वाइव कर सकता अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो, ठीक है, ये इंसान के साथ एक दूसरा ये है। तीसरा होता है कि ब्रेकअप हो गया है, अब मुझे उससे रिकवर होना है। यस। तो बेसिकली रिलेशनशिप के लिए, काउंसलिंग के लिए जब भी कोई आते हैं ना, तो ये 3 फेजेस होते हैं। सेम चीज, मतलब ये आफ्टर मैरिज भी हो सकता है और प्री मैरिज भी होता है, ठीक है। तो जो इनिशिएशन, हम सबसे पहले वो इनिशियल फेज में जो लोग आते हैं उनकी बात करेंगे। उनका बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि अब सामने वाला है, उससे अट्रैक्शन हो गया, वो अच्छा भी लगने लगा है, उसको भी अट्रैक्शन है, ठीक है, एक लेवल पे आके अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, समझ सकते एक दूसरे को, फैमिली सिचुएशन भी समझ सकते एक दूसरे की, ठीक है, एक लेवल है। लेकिन हमने जब शुरुआत की थी तब कहीं ना हम एक अपना जो फेक सेल्फ है, जो हम नहीं है, पर सामने वाले को अच्छा लग रहा है इसलिए हमको पहले दिखा तो दिया। करेक्ट। अब इश्यू ये आ रहा है कि इसको मेंटेन कैसे, सस्टेन नहीं हो पा रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा, वो मेंटेन नहीं हो रहा। फिर पहले तो बोल दिया था, अब ये मैं और नहीं कर सकता, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। करेक्ट। तो ये केस में हम लोग ये एडवाइस देते हैं कि जो भी है कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट की। ओके। इन एनी स्टेज, ये तीनों में से कोई भी स्टेज हो, ठीक है। अगर बात कर ली, सामने वाले को समझ में आ गया, अगर उसको वो फिजिबल है ये चीज से कि भाई ठीक है चलेगा, पहले बता देना चाहिए था, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि उसके लिए वो चीज इम्पोर्टेंट होगी, तो वो भी कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि आपने एक कम्युनिकेशन किया है तो वो उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करेगा कि नहीं मेरी ये तो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है रिलेशनशिप के मामले में। फिर उस टाइम पे आपको सोचना है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट करते हैं ना, शॉर्ट टर्म के लिए दिस इज फॉर लाइफ। यस, तो यू हैव टू बी अवेयर कि भाई मैं ये लॉन्ग टर्म तक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे बोल देना चाहिए। अब वो कंफ्यूज होते हैं, बोलूँ नहीं बोलूँ, वो फियर भी आ जाता है कि ब्रेकअप हो जाएगा, तो बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बोलना है तो कैसे बोलना है। तो उसको हम एक वे सिखाते हैं कि कैसे अप्रोच करना है सामने वाले को, कि उसको भी शॉक ना लगे, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी भी संभालना बहुत जरूरी है। यस, ट्रू। ठीक है, तो हम उसको समझाते हैं कि इस तरीके से बोलो, थोड़ा सा इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करो, या जैसे भी करो उसको हर्ट ना करो, स्लोली सामने वाला उस चीज को एब्जॉर्ब कर पाए। हाँ, एग्जैक्टली। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करो, बिकॉज इट वाज योर मिस्टेक। करेक्ट। कि आपने किसी की एक्सपेक्टेशन हाई कर दी उस मामले में। करेक्ट। या आपने अपने गलत सेल्फ को दिखाया है, ठीक है। तो इसका रिजोल्यूशन इस तरीके से होगा। दूसरा, जैसे मैंने बताया, जो सेकंड स्टेज होता है
कि भाई कर तो रहा हूँ लेकिन अब नहीं हो रहा, अब मैं बोल भी नहीं सकता, अब नहीं हो, अब इन बिटवीन मुझे कोई दूसरा भी अच्छा लगने लगा है, दूसरा अच्छा लगने लगा है, मतलब अच्छे तो सब होते हैं ऐसे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज्यादा ये कंपेटेबल लग रहा है, वो है, वो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, ये मुझे सूट नहीं करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ये मेरी अवेयरनेस भी आ गई, अब मुझे वो दूसरा है, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी लग रही है, तो उससे कैसे निकलना है बिना उसको हर्ट किए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। कुछ लोग इसमें ऐसा करते हैं, गोस्ट कर देते हैं, पोस्टिंग, यस, ब्लॉक कर देना, कोई रीजन नहीं देना, बस उस सिचुएशन से निकल जाना। तो आई थिंक वो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो उस पे एक लाइफ टाइम का क्वेश्चन छोड़ जाता है कि मैंने ऐसा क्या किया, यू नो, एक ट्रॉमा छोड़ जाता है उसके माइंड में कि मेरे अंदर ऐसा क्या कसूर था कि वो पर्सन हमें छोड़ के चला गया। और कभी कभी क्या होता है, देखो एक बाहरी अट्रैक्शन होता है, या किसी की क्वालिटी बाहरी अच्छी लग गई और आपने उसको पसंद करके उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए। दूसरी एक चीज ये होती है कि उसके रियल सेल्फ को, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा टाइम तक फेक नहीं रह सकता, करेक्ट, तो जब आपको उसका रियल सेल्फ पता चलता है तो लगता है कि नहीं ये तो नहीं चाहिए था, ठीक है, करेक्ट। जब ये फेज आता है तो आप सामने वाले को हर्ट भी नहीं करना चाहिए, यस, तो आप ये भी सोचते हो, फिर आप ये सोचते हो कि मेरा क्या, तो उस टाइम पे ना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो डिप्रेशन लाता है, कभी कभी वो एंजाइटी भी लाता है, जो आप डिप्रेशन एंजाइटी साथ की बात कर रहे थे ना, तो ये फेज में ज्यादातर आती है, ओके, ठीक है, आप उस पर्सन को अवॉइड करने लगते हो, फिर सामने वाला सोचेगा कि अरे भाई ये तो बंदा ही गलत था या बंदी ही गलत थी, इसने मेरे साथ ये किया वो किया, लेकिन आपने वो बात नहीं की, वो आपने अपना जो डिस्कशन करना था वो नहीं किया, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं हो, हाँ, फिर आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लेने के लिए वो कैपेबल नहीं हो, क्योंकि आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ, इस दुनिया में जितने भी इंसान है ना, उनकी सबकी लव लैंग्वेज जो है वो अलग है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई सरप्राइज गिफ्ट दे या मेरे लिए रोज लाए या कुछ और लाए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मेरा हस्बैंड मेरी एनिवर्सरी याद रखे तो मुझे मेरे लिए वो प्यार है, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए या अपने पार्टनर के लिए अगर वो रोज नहीं लाता, उसको वो लैंग्वेज नहीं समझ में आती, उसकी लैंग्वेज ये है कि अच्छा मेरी वाइफ को ना वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है, मैंने रास्ते में वड़ा पाव देख लिया, मैं वड़ा पाव लेके आ गया, अब वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है रोज लाएगा, करेक्ट, वो लेके चला गया वड़ा पाव, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्लैश, करेक्ट, वाइफ बोलेगी क्या उठ के रोज वड़ा पाव लेके आते हो, कभी रोज लाया करो, अब कभी बोलते भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है, एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला समझ जाए, करेक्ट, जो कि होगा ही क्योंकि वो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, कोई किसी का अंदर जाके ऐसे घुस के नहीं समझ सकता जब तक आप बताओ नहीं, ठीक है, अब उसको ये लगता है कि वड़ा पाव इसको पसंद है तो वो खुश होगी, तो वो तरीके से लेके आ गया, करेक्ट, वो उसकी लव लैंग्वेज है। अब रिलेशनशिप में ना एक लेवल पे आना पड़ता है कि आप एक दूसरे की ना ये लव लैंग्वेज समझ सको, इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी लव लैंग्वेज किसी के ऊपर थोपो नहीं, सामने वाले को क्या चाहिए अगर वो आप दोगे तो सामने वाला अपने आप देगा जो आपको चाहिए, मतलब अगर मैं कभी कभी रोज लेके चला गया तो वो मेरा वड़ा पाव अप्रिशिएट करेगी, करेक्ट, मैं हर रोज वड़ा पाव थोप नहीं सकता, करेक्ट, ठीक है, अगर वो कभी वड़ा पाव लेके आ गया, ठीक है, तो वो आपको मतलब उसकी लव लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, मुझे रोज चाहिए वो रोज देगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दो इंसान कभी भी सेम नहीं होते हैं, करेक्ट, तो सामने वाले को अगर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देके उसकी लव लैंग्वेज समझ के अगर आप डील करोगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग अलग है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है ना, हम अलग अलग सिचुएशन में हम डील भी अलग अलग तरीके से करते हैं, तो उसका एक जो पूरा पैटर्न है और आपका पैटर्न है वो अलग है, तो अगर साथ में रहना है लॉन्ग टर्म तो वो पैटर्न जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करा तो फिर गड़बड़ आएगी, डिससैटिस्फैक्शन आएगा, फिर क्लैशेस होंगे, आपको कोई और मतलब अट्रैक्ट कर सकता है, केसेस में फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, यही होता है एक्चुअली। देखो प्यार तो है ना, क्या होता है कि प्यार तो अगर आप एक पेट भी रख लो ना घर में तो आप उसको प्यार करना सीख जाते हो, दैट इज अनदर थिंग। रिलेशनशिप को अगर लंबा चलाना है तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो कंपेटिबिलिटी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ है। तो ये अगर समझ में आ गया ना तो वो सेकंड लेवल जो है वो इजी हो जाएगा। अगर सामने वाले को समझा सकते हो तो समझाओ, वो समझता है तो समझाओ, सेम जैसे फर्स्ट लेवल था, ठीक है, वो थोड़ा एक्सट्रीम है, वो थोड़ा पेन ज्यादा देगा, अगर ब्रेकअप हुआ या कुछ भी हुआ अनवांटेड तो वो पेन देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको समझ में आएगा कि मैं सफर नहीं करूंगा ना, या सामने वाला सफर, क्योंकि अगर मैं खुश नहीं हूँ मैं आपको खुश नहीं रख पाऊंगी, करेक्ट।
तो वो समझ के वो स्टेप लेना, उसके लिए हिम्मत नहीं है तो कैसे करना है, धीरे धीरे डिटैच करो, धीरे धीरे कैसे अच्छा, किसी का सपोर्ट ले लो, है ना। जैसे कि आपने बताया साइकोथेरेपिस्ट हाँ, वगैरह होते साइकोथेरेपी हैं। वो आपको समझाएगा कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, वो ज़रूरी है। कभी कभी ये होता है, मुझे कभी ज़रूरी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, मेरे लिए जो बस वही जरूरी दुनिया नहीं है, है। वही दुनिया है मेरे लिए वही दुनिया है, लेकिन वो आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये कर रहे हो, जो करने वाले हो, ये जरूरी है, ये ब्रेकअप करना जरूरी है क्या? जो आपके इमेजिनेशन में, क्योंकि हम ना बॉलीवुड से बहुत मतलब वो इन्फेक्टेड में यूज करूंगी, अफेक्टेड नहीं करूंगी, इन्फेक्टेड है, ठीक है। इन्फेक्टेड तो हमको लगता है जो शाहरुख करता है ना वही प्यार है, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में ये नहीं होता है, ठीक है। ये समझना जरूरी है। फिर जो थर्ड मैं बता रही हूँ वो आता है आफ्टर ब्रेकअप। उसमें तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि किस तरीके के हालात होते हैं, लोग सुसाइडल तक हो जाते हैं। उसमें भी ये होता है कि हार्ट तो जो है वो हील हो जाता है, उसको टाइम नहीं लगता, लेकिन जो मेमोरीज है आपकी, जो माइंड में है, वो लेट गो नहीं कर पाते। हाँ, अच्छे पल, बुरे पल, जो भी है, वो ना रिमाइंड करता रहता है, उसको ओवरथिंक करता तो रहता है। ये क्यों होता है? मतलब इज इट अ नॉर्मल प्रोसेस फॉर द माइंड कि वो उन्हीं चीज़ों के अंदर बार बार लगा रहता है, उन चीज़ों की मेमोरीज को याद करता रहता है, प्रोसेस करता रहता है? इज इट अ नॉर्मल प्रोसेस, या फिर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ऐसा होना चाहिए कि अगर उनका ब्रेकअप हुआ वो बड़ी आसानी से उससे मूव कर पाए? ये देखिए डिपेंड्स होता है, ये इंडिविजुअल कैपेबिलिटी होती है सबकी। जैसे मेरा अपब्रिंगिंग ऐसा है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ऐसा सिखाया गया है कि इट इज़ वेरी नॉर्मल टू लीव पीपल और पीपल लीव यू, इट इज़ वेरी नॉर्मल इन आपने शायद बचपन से देखा होगा। हाँ, देखा है, आपकी फैमिली में आपने सीखा है, आपको ये चीज़ें नॉर्मलाइज लगी है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, मतलब आपके लिए नॉर्मल है, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, अगर आप ओवर सेंसिटिव हो, अगर या आपको ये इमोशनल हो लगता बहुत है ज्यादा, कि वो वाला होता है ना, प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होता है, काइंड ऑफ, अगर आप वो साइकोलॉजी में हो तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी लाइफ ऐसे कैसे हो गई, मेरे में क्या कमी थी। सबसे पहले तो ये चीज आती है। अगर कोई आपसे ब्रेकअप कर रहा है तो इसका रीजन ये नहीं है कि आप में कमी है, इसका रीजन ये है उसको कुछ और चाहिए, आपके अंदर कुछ और है। तो अपने आप को सबसे पहले तो कम मत समझो। दिस इज अ वेरी नाइस वे टू पुट दिस पॉइंट अक्रॉस कि अगर कोई हमें छोड़ के जा रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, इट जस्ट मीन्स कि शायद उसको कुछ और चाहिए और आपके अंदर कुछ और है। हाँ, ओके। और ये दूसरी बात ये कि ऐसा भी नहीं है कि जिसने किसी को छोड़ा है वो गलत ही हो, ठीक है। अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप कम्युनिकेशन करते हो कि ये रीजन है, फिर आप ब्रेकअप, जैसे म्यूचुअल, आजकल एक वर्ड बहुत टर्म है, म्यूचुअल डिवोर्स है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगी, वो कितने पीसफुल होते हैं। उसमें ये फेज आता ही नहीं है थर्ड वाला, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये मेरे लिए ना बहुत तकलीफ देने वाला है आगे चल के, करेक्ट। तो आप वो चीज में नहीं जाओगे। लेकिन अगर आपने ये चीज नहीं समझी, आप वो वाले पैटर्न में चले गए, तो फिर आपको भी हर्ट होगा, आप सामने वालों को भी हर्ट करोगे, फिर उसकी लाइफ में उसको मूव ऑन नहीं होने दोगे। यस, ठीक है, मूव ऑन कैसे नहीं होने दोगे, आप उसकी लाइफ डिस्टर्ब करोगे। जैसे होता है ना, लड़के जाके थ्रेट करते हैं लड़कियों को, लड़कियां फिर उसको मैं सुसाइड करूंगी वाला इमोशनल ब्लैकमेल करती है, वो पूरा जोर लगा देती है कि मेरे को छोड़ के ना जाए, मेरे साथ वो डर की वजह से रहे। ये बहुत गलत चीज है, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। आप कभी भी किसी को ट्रैप करके नहीं रख सकते हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी, वो है सेल्फ लव। अगर आप अपने आप को प्यार कर सकते हो ना, तो ही आप दूसरे को प्यार कर सकते हो। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, एक होता है सेल्फिशनेस, एक होता है सेल्फ लव इन अ हेल्दियर वे। अगर आप एक जो फाइन लाइन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं इतना एडजस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, या मेरे पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, आई एम चेंजिंग माय सेल्फ, मुझे कोई ट्रॉमा नहीं हो रहा है ये करने के वक्त, मुझे कोई गिल्ट नहीं हो रहा या पेन नहीं हो रहा, तो मुझे करना चाहिए। दिस इज हेल्दी फॉर माय माइंड एंड माय बॉडी। हाँ, अगर मैं ये कर लूँ तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर सामने वाले के लिए करूँ तो, ठीक है, तो दैट इज ओके, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आपने सेल्फ लव को मतलब रिजेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब दो इंसान को साथ में रहना है, तो जैसे मैंने बताया वो चीज करनी पड़ेगी, करेक्ट, ठीक है। अब अगर किया, ये चीज किया तो आपकी लाइफ सेट है, अगर नहीं किया तो फिर उसमें से ना दूसरे क्लैशेस हो जाते हैं। फिर सेल्फ लव है ना, वो ईगो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप कर भी सकते हो तो भी आप नहीं करोगे,
क्योंकि वो सामने वाला बोल रहा है। करेक्ट, वो फिर एक अलग तरह का क्लैशेस ले आएगा रिलेशनशिप में। और अगर जैसे मेरा कप खाली है तो मैं दूसरे कप में पोर नहीं कर सकती ना। करेक्ट। अगर मुझे कोई छोड़ के जा रहा है तो मैं उसको पकड़ के रखूं और फिर मैं उसको जबरदस्ती बोलूं कि मुझसे अटैच रहो, तो ये नहीं पॉसिबल होगा। मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पर, आपने बताया ना कि सामने वाला जा रहा है तो हम उसको पकड़ के नहीं रख सकते। एंड द कोट वाज थिंग्स एंड पीपल चेंज बट यू नो व्हाट, लाइफ गोज ऑन। यस, मूव ऑन होना। कोई भी सिचुएशन से कैसे नेविगेट कर सकते हैं हम, और सामने वाले को समझ के। क्योंकि आप अगर वो ग्रजेस रखोगे, वो नेगेटिव एनर्जी रखोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं वो एनर्जी को अपने आजू बाजू में सर्कुलेट कर रहे हो। अल्टीमेटली तो यही है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में है तो आप पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तो अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर मैं मूव ऑन हो रहा हूँ या हो रही हूँ ना, तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चीजें होंगी। फिर आप अगर पेसिमिस्टिक हो गए कि भाई मेरे साथ तो यही हो रहा है, मेरे में क्या कमी थी, ये बंदा ऐसा था, कभी कभी ब्लेम गेम आ जाता है। यस, ये भी नहीं करना है। तो उसको अच्छे से कैसे नेविगेट करें। अगर मुझे हर्ट हो रहा है, जैसे आपने पूछा ओवर थिंकिंग वगैरह ये नॉर्मल है क्या? नॉर्मल नहीं है, वो उसके ऊपर है, लेकिन हम उसको चेंज भी कर सकते हैं ना। अगर मुझे सिखाया है कि भाई एक और एक ही होना चाहिए लाइफ में, तो प्यार भी एक बार करो भाई, शादी एक बार करो, क्योंकि हमारा जो सोशल कंडीशनिंग बोलो या कल्चरल कंडीशनिंग वही सिखाता है हमको, है ना। हम कोई एक कपड़ा लेने भी जाए या रिंग लेने जाए ना, तो हम 10 बार सोचते हैं, चेक करते हैं। तो इट्स अवर राइट टू चेक whether the person is compatible for me or not. राइट और रॉन्ग की बात तो है ही नहीं। yes. सभी अच्छे हैं, सभी के अंदर ग्रे है, हम ग्रे है, हम व्हाइट और ब्लैक का मिक्सचर है। yes, yes, yes. तो वो चीजें समझनी चाहिए। okay. और इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि रिलेशनशिप की बात आती है ना, तो सब हम फ्रेंड्स ज्यादातर हमारे आजू बाजू में होते हैं, उनकी एडवाइस लेते हैं। अब उनकी मैच्योरिटी लेवल वही है, बट उनकी भी वही सोशल कंडीशनिंग होती है जो हमारी होती है। एग्जैक्टली। और उनका एक जो होता है ना, जैसे अगर मैं 20 की एज ग्रुप में हूँ या 25 में हूँ, तो मेरे दोस्त होंगे वो भी 20-25 के हैं, उनका भी एक मैच्योरिटी लेवल का लिमिट होगा। करेक्ट। तो आप किसी एक्सपीरियंस से एडवाइस लोगे तो आपको ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म की अच्छी एडवाइस देगा। करेक्ट। कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, करना है तो ये एडवाइस आपको अच्छी मिल सकती है। एंड आई थिंक फ्रेंड्स का जो व्यू रहेगा वो बहुत न्यूट्रल होके नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो हमको लेके थोड़ा पार्शियल हो सकता है, बिकॉज हमारी एक फ्रेंड की बॉन्डिंग भी होती है। दूसरा, अगर आप पेरेंट्स से ज्यादातर नहीं करते हैं लोग डिस्कस, लेकिन फिर भी वो एक लेवल पे, मतलब अगर आपने एक बार बोल भी दिया, 2 बार बोल दिया, फिर उससे ज्यादा आप जब तक हर्ट हो, आपको हील होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता कि चलो मूव ऑन कर लेता हूँ, कल उठ के मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जब ये करते हो तो वो आ जाता है सप्रेशन, जो हमारी आगे बात हुई। सप्रेस नहीं करना है, वो इमोशन को प्रोसेस करना है और एक कंक्लूजन पे आना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, होगा वो भी अच्छा होगा। Everything is happening for my own good. That is healing. Okay. जब आपको कोई भी एक्सपीरियंस किसी और को बताओ और आपकी आंखों में आंसू ना आए या आपका बॉडी रिएक्ट ना करे, तभी समझो कि आप उसमें से हील हो। कोई सेंसेशन मुझे महसूस नहीं होनी चाहिए, तभी समझो कि आप हील हो। वरना मैं भी बोल सकती हूँ ना, नहीं मैं तो मूव ऑन हो गई, ऐसे नहीं होता। अगर मूव ऑन नहीं हो और सामने दूसरा कोई पार्टनर पसंद कर लिया है ना, तो आप उसको वुंडिंग दोगे, करेक्ट। अपने आप को आपने हील नहीं किया है। यस, वेरी ट्रू। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज थे, ठीक है, आपको आपके पार्टनर ने इसलिए छोड़ा कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, आपको लगेगा कि कोई और रीजन है, क्योंकि ज्यादातर लोग बता के नहीं डिच करते हैं। ये आई थिंक बहुत खराब होता है जब कोई बताता नहीं है। और ज्यादातर ये होता है, मैं बताऊं आपको, ज्यादातर केस में ये होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमको सिखाया ही नहीं गया है पहले। करेक्ट। कम बोलो, मत बोलो, ये टोन में बोलो, नहीं बोलो, है ना। तो अगर नहीं बताया जाए तो समझ में नहीं आएगा। अब अपना प्रीसपोजिशन एक हो जाता है, अच्छा ये था, इसकी वजह से ये हुआ होगा। यस। तो हम कहीं और है, गलती कहीं और कर रहे हैं, काम कहीं और कर रहे हैं। करेक्ट। फिर हम सोचेंगे वो ट्रस्ट इश्यू हमारे अंदर है, वो हमको नहीं पता है। हम दूसरे पार्टनर को क्या करेंगे, और विगरसली उसके पीछे पड़ जाएंगे और वो और तेजी से छोड़ के चला जाएगा। हमको चाहिए सबसे पहले ट्रस्ट इश्यूज के ऊपर काम करो। आई थिंक हम थोड़ा अपने आप को टाइम दे, सेल्फ हीलिंग करें, हाँ, एंड फिर जाके हम किसी और पार्टनर से एंगेज करें, राइट। जैसे मेरा जो माइनस है उसके ऊपर मैं कैसे काम करूं ताकि मैं सामने वाले के लिए भी सुटेबल रहूं। करेक्ट। वो भागे नहीं मुझसे, और वो आपको कोई नहीं बताएगा। वो आपको जो थर्ड पर्सन है, जो एज ए थर्ड पर्सन आपकी सिचुएशन को देख सकता है, एक आउटर व्यू से, डिटैच व्यू से, राइट। हाँ, डिटैच व्यू से वही बता सकता है।
आप खुद एनालाइज उस चीज को करेंगे हाँ। तो शायद आपको हाँ, नहीं अगर आप पता बहुत चले। लकी हो तो आपके पास कोई ऐसा पर्सन होगा, ज्यादातर केस में नहीं होता है, हम्म, जो आपकी माइनस आपको बताए, जिसको आपको प्लस करना है। करेक्ट। ठीक है, तो ये होता है। ऑलराइट, इट वाज सो नाइस ऑफ यू मैम, Thank you. एंड आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस चीज़ की। Mhm. एंड थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you for inviting me. थैंक यू मैम।